अब यहाँ पे साइबर क्राइम के ऊपर ज्यादा फोकस करा है, पर इसमें हर टाइप का ही क्राइम आपको दिखेगा। कॉग्निजेबल स्पेशली मेंशन करा है। कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल दो टर्म्स आ गई, ये एक साथ ही आएंगी हमेशा। कॉग्निजेबल मतलब ऐसा क्राइम जिसमें बेल इजीली आपको नहीं मिलेगी। वैसे उल्टा होता है, नॉन कॉग्निजेबल पर बेलेबल, वो बेलेबल है, मतलब छोटे छोटे क्राइम्स आगे वो किस में आ जाएंगे, नॉन बेलेबल वाली कैटेगरी के अंदर, मतलब नॉन कॉग्जिनेबल। अब आते हैं, सबसे पहले साइबर क्राइम बढ़ रहा है, पर अगर ओवरऑल क्राइम रेट देखें तो 2024 के अंदर वो ड्रॉप हो चुका है। समझ रहे हो, वैसे तो ड्रॉप आ रहे हैं केसेस के अंदर, पर जो साइबर क्राइम है इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पर ओवरऑल जो क्राइम रेट है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई कि आप पुलिस के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और पुलिस बहुत ज्यादा फ्रेंडली है आपके साथ, वो आपके केस को रिड्रेस करने की ट्राई करेंगे। यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है, क्योंकि डेटा वगैरह मैनेज करना उसमें टाइम लग जाता है, तो 26 के अंदर आपको 24 का डेटा मिल रहा है। तो ये एनसीआरबी का है, एनसीआरबी आ गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, एनसीआरबी का डेटा। तो देख लेते हैं अब एनसीआरबी के डेटा ने और क्या क्या चीजें रिवील करी। सबसे पहले जो ओवरऑल क्राइम ट्रेंड है, कॉग्निजेबल क्राइम्स का मेंशन करा है यहाँ पे, मतलब नॉन बेलेबल वाली कैटेगरी। तो इसमें 58.86 लाख केसेस 2024 में देखे गए। ओवरऑल जो क्राइम रेट है वो डिक्लाइन हुआ है बाय 6% इफ कंपेयर टू 2023। प्री के लिए बढ़िया स्टेटमेंट है। कई बार आपसे पैटर्न पूछे जाते हैं कि एनसीआरबी का डाटा आया था और उसमें पैटर्न में क्या क्या चेंजेस बताए गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्राइम रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 2023 के कंपैरिजन में, 6% ड्रॉप आया है। पर साइबर क्राइम्स अगर देखें वो बढ़ते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि अब एआई आ गया। आजकल तो शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, पता भी नहीं चलता कई बार कि एआई है कि नकली है, कैसा है, असली है, पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। वो व्हाइट और ब्लैक के बीच में ग्रे जोन बन चुकी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बताया कि जो ओवरऑल क्राइम रेट है वो ड्रॉप हुआ है, अगर उसे 2023 के डेटा के साथ कंपेयर करें। कई बार आपने देखा होगा आपकी कंप्लेंट भी नहीं पिक करी जाती, कि छोड़ो इसको, ऐसे ही आप ऑनलाइन फिल कर देना। क्यों? उससे उनका रिकॉर्ड भी बिगड़ जाता है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि हमने अब केसेस को अरेंज कर लिया था, अब एक और केस ऐड करेंगे तो नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, तभी ये डेटा भी पुराना होता है, 2024 का अब जाके आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। नाउ साइबर क्राइम केसेस देखो, अब सबसे पहले 2023 में 26,420 केसेस थे, अभी ये पहुंच चुका है 1,09,28 केसेस के पास में। मतलब साइबर क्राइम के अंदर जो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है वो 17% तक का हुआ। मेजर मोटिव्स क्या क्या हैं? तो फ्रॉड है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करी जाती है, ये एक्सटॉर्शन। फ्रॉड के केसेस अगर देखें टोटल साइबर क्राइम्स में से, तो 72.6% जो केसेस हैं वो सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड है। नंबर 2, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, यूज कर लिया जाता है, इमेज वगैरह का ब्लैकमेलिंग करी जाती है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 3.1% तक का है। एंड एक्सटॉर्शन, आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती हथिया ली, आपके पैसे जबरदस्ती हथिया लिए इलीगल काम करके, तो उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 2.5% का है। पर साइबर क्राइम के केसेस में आप क्या देख रहे हो, 2023 के कंपैरिजन में केसेस में इंक्रीज आया है साइबर क्राइम में। ये अब टोटल क्राइम्स का अगर ब्रेकअप कर दें, ये ब्रेकअप के केसेस नहीं है, ये सारे क्राइम्स का ब्रेकअप कराएगी, डिफरेंट कैटेगरीज और भी निकल के आती है। तो सबसे पहले तो इंडियन पीनल कोड, जिसे अब आप क्या बोलते हो, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर देखोगे तो 35.44 लाख केसेस आएंगे। देन स्पेशल और लोकल लॉज के पास में 23.41 लाख केसेस पड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का जब रोल आ जाता है, उनके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हुए हैं, ये भी केसेस में इंक्रीमेंट देखता हुआ आपको मिलेगा 6.6%। पहले ये 4873 के पास में थे, 24 में ये 5194 के पास में आ गए। नंबर नोट डाउन एक का कर लेना बस, वो जो ओवरऑल आपने देखा। बाकियों में सिर्फ आपको पैटर्न ध्यान में रखना है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, कई बार आ जाती है ऐसी स्टेटमेंट, स्पेशली आपके स्टेट वगैरह के पेपर्स में। मेजर लॉज कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, जब ये सारे केसेस फाइल करे गए तो कौन कौन से एक्ट्स का यूज करा गया। तो एक तो आ गया आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, लिखा था ना यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट भी कुछ ऑफेंसेस कंडक्ट करेंगे, तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, अराउंड 84.6% जो ऑफेंसेस थे वो स्टेट के अगेंस्ट थे यहाँ पे। एंड इसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है, उसके लिए यूएपीए का यूज करा जाता है। 1967 में आया था ये एक्ट। 12.5% केसेस इसी के अंडर गए हैं। अब एससी और एसटी का यहाँ पे स्पेशल मेंशन करा गया कि रिजर्वेशन में जो लोग हैं उनके अगेंस्ट कितने क्राइम के केसेस आए। तो यहाँ पे नंबर 2023 के कंपैरिजन में 3.6% डिक्लाइन हुए हैं, मतलब 2023 में केसेस ज्यादा थे और इस बार 24 के अंदर जो केसेस है उनमें थोड़ा सा ड्रॉप आया है, कितना, तो 3.6%। नाउ एससी एसटी के बारे में यहाँ पे बात करी गई है, डेटा थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाता है, नंबर्स में नहीं,
इतना पता होना चाहिए कि ड्रॉप आया है या इंक्रीज आया है। ये एक और चीज शो करता है अगर इसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कि अवेयरनेस भी बढ़ी है कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो रिड्रेस करी जाएंगी, तो अवेयरनेस भी यहाँ से रेज हुई है। तो ध्यान रखना ये क्राइम्स आ जाएंगे अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट। तो 2024 वैसे शेड्यूल ट्राइब के केस में देखोगे 23.1% डिक्लाइन आया है केसेस में इफ कंपेयर टू 2023। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ी है और जो केसेस है उनको रिड्रेस किया जा रहा है, तो नंबर यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। साइबर नहीं 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 आपने सुना नहीं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकअप ऑफ टोटल क्राइम्स। साइबर क्राइम्स की बात नहीं कर रहे, अब सारे क्राइम्स आ गए इसमें, सारे टोटल। साइबर का निकल गया ये वाला, बस एक ही पेज था। ये हाईलाइट इसलिए करा था ताकि साइबर क्राइम देख के एकदम से आपकी अटेंशन पड़े वहां पे, तो न्यूज़पेपर में एक वर्ड को कीवर्ड की तरह यूज करा। बाकी मैंने तभी बोल दिया ये ब्रेकअप को लेके नहीं है केसेस, ये ब्रेकअप करा है सारे टाइप के क्राइम्स का, फिर उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है। तो ये आर्टिकल सिर्फ साइबर क्राइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसमें सारे क्राइम्स इंक्लूडेड है। अब जैसे यहाँ पे बोला स्टेट के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस कंडक्ट करे, अब एक्ट आपने जब पढ़ी तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी या साइबर क्राइम नहीं इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कोई चीज डिमोलिश कर दी बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए, तो ये एक्ट यूज हुआ। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी यहाँ पे बहुत वाइड स्कोप है इसका, आपको पता ही नहीं है अनलॉफुल कहां तक बोला जाएगा, कहां तक कोई चीज लॉफुल है, कहां पे उसे अनलॉफुल बोला जाएगा। इसका मिसयूज गवर्नमेंट भी करती है, पर इसका यूज तब ज्यादा करा जाता है जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है या सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देन आपने देखा क्राइम्स अगेंस्ट एससी और एसटी, ओवरऑल क्राइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आपको पैटर्न डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अवेयरनेस भी रेज होती हुई दिखती है हमें कि क्राइम्स ड्रॉप कर रहे हैं, इनकी कंप्लेंट्स को जल्दी रिट्रेस भी किया जा रहा है। देन आता है एक एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया। अब एक्सीडेंटल डेथ्स आ गई और साथ में सुसाइड्स का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2024 के अंदर ये भी एनसीआरबी ने ही रिलीज करा है। तो सुसाइड्स अगर 2024 में देखोगे ना तो 1,70,746 इतनी सुसाइड्स आपको 24 वाले डेटा में मिलेगी, इतनी सुसाइड कंडक्ट करी गई। होमिसाइड और सुसाइड में क्या डिफरेंस होता है? होमिसाइड मर्डर होता है एक तरह से, मतलब एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया। सुसाइड मतलब खुद ही खुद को मार लिया। सुसाइड भी क्राइम है, मर गए तो हो गया खत्म वहीं पे, पर अगर नहीं मरे आपसे पूछा जाएगा, हाँ पूछेंगे आपको कि बच गए अगर क्यों की थी भाई, इतनी मुश्किल। क्राइम में कंसीडर किया जाता है सुसाइड को, क्योंकि आपको जिंदगी मिली है, आप फंडामेंटल राइट्स के पीछे लड़ाइयां कर रहे थे, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, फिर आपने सुसाइड कंडक्ट करी तो वो क्राइम कंसीडर करा जाता है। चलो अब बाकी अफेक्टेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं जिन जहां पे आपको क्राइम्स के केसेस ज्यादा मिलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर वर्कर्स, ये सुसाइड की केसेस की अब बात कर रहे हैं। देन दूसरे आगे डेली वेज वर्कर्स, अनएम्प्लॉयड पर्सन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ्स। मेल नहीं आए यहाँ पे, अगेन मतलब हाउसवाइफ्स का हस्बैंड नहीं लिखा है यहाँ पे कहीं पे भी। ये सुसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके डेटा को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस आए। फार्मर और एग्रीकल्चर में सुसाइड्स अगर देखो तो 10,546 मेल्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो फार्मर्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। बड़े सारे केसेस आए थे एक टाइम पे, कितने सारे फार्मर्स ने सुसाइड करी थी कि हमारी बातें शायद तभी सुनी जाएंगी जब सुसाइड कंडक्ट करेंगे। तो ये सुसाइड का डेटा दे रखा है आपके पास। एग्रीकल्चरल लेबरर्स की देखोगे तो 5,913 सुसाइड्स कंडक्ट करी गई। फार्मर की सुसाइड मेल्स का नंबर है 4,481 एंड दूसरी तरफ फीमेल का नंबर है 152। ये फार्मर्स वाली कैटेगरी से डेटा पिक करा गया। और बाकी के जो सुसाइड डेटा है वो डेली वेजेस का 31% टोटल सुसाइड्स में से, अनएम्प्लॉयड पर्सन से 14,778, स्टूडेंट्स में 14,488 और हाउसवाइफ्स में 22,113। अब ये जो डेटा है ये डायरेक्टली आप यूज वैसे भी नहीं कर पाओगे, पर आपको एक आइडिया लग गया कि जो सुसाइड के पैटर्न है इंडिया के अंदर वो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा है। अब जैसे बोला अनएम्प्लॉयड पर्संस का भी एक प्रॉपर डेथ रेट है और सुसाइड रेट है 14,778। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के भी अंडर, शायद जॉब उस पैटर्न की नहीं मिल पाई जितनी उसने ट्राई करी थी कि मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, फैमिली का बर्डन रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, शायद कोई पेपर की तैयारी कर रहा था वो नहीं क्वालिफाई हुआ, कई बच्चों को तो छूट दी जाती है आप अपना टाइम लेके अपना जैसे प्रिपेयर करना है करो, कईयों पे पीयर प्रेशर आ जाते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पे सुसाइड के रेट्स आते हैं। वैसे अगर हाउसवाइफ्स की बात करें क्या रीजन बन सकते हैं सुसाइड के? डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, कई बार बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस होगा कि आपके पास एग्जैक्ट सा रीजन नहीं निकल के आता कि क्यों सुसाइड कंडक्ट करी थी, सब कुछ ठीक था फैमिली में, तो वो अनसर्टेन केसेस पर ज्यादातर क्या मिलेगा आपको? डोमेस्टिक वायलेंस मे बी वन ऑफ द प्राइम रीजन, और
डाउरी हो सकता है, इसको टैकल करने की बहुत ज्यादा ट्राई करी गई है, बट स्टिल अभी भी कई जगहों पे ये प्रेवलेंट है कि कैश में इतना पैसा मांगा गया था। अब वैसे यहाँ पे स्टूडेंट और अनएम्प्लॉयड, ये कहीं ना कहीं आप कलेक्टिव लिख सकते हो। देन फार्मर्स का हमने देख लिया, डेली वेजर का भी हमने देख लिया। अभी स्ट्राइक भी हुई थी नोएडा में कि हमें प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जाते, ओवर टाइम हम करते हैं फिर भी हमें वेजेस नहीं मिलते हैं, पर वो सप्रेस हो गया एकदम से, क्योंकि बाद में कुछ और ही मुद्दे सामने आ गए। वो नोएडा का प्रोटेस्ट उतना हाईलाइट ही नहीं हुआ, उसके बाद एक दिन आया है सिर्फ वो न्यूज़पेपर में। तो वो क्या वॉइस रेस कर रहे थे कि इतने में तो फैमिली का खर्चा ही नहीं निकल पा रहा है, और ऊपर से पूरा दिन जॉब को ही डेडिकेट कर रहे हैं। ये भी एक रीजन निकल के आता है कि इतना ज्यादा प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, नहीं हो पा रही सबकी उम्मीदें पूरी हमसे, तो यहाँ पे भी सुसाइड के केसेस निकल के आते हैं। फार्मर्स का आपको पता है, जब प्रॉपर उनसे परचेजिंग नहीं करी जाती, सीड्स वगैरह जो भी उन्होंने ग्रो करे थे, शायद किसी ने प्रॉमिस करा था ये आपसे परचेज करके लेके जाएंगे, या शायद कई बार एनवायरमेंट भी एक रीजन बन के आता है, तूफान पड़ गया, हेल स्टॉर्म पड़ गया, सारी जो फसल थी वो खराब हो जाती है। दे कैन ऑल्सो बी अ रीजन कि फार्मर के सुसाइड के केसेस बढ़ते हुए आपको दिखते हैं। लोन्स हो सकते हैं, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोन माफ करे गए थे उस टाइम जब फार्मर की सुसाइड्स रेट बढ़े थे, तो उस टाइम पे लोन भी माफ करे थे। तो गवर्नमेंट की देखो आइडियोलॉजी भी चेंज होती हुई आपको दिखाई देती है कि यहाँ पे अगर लोन माफ कर देंगे तो अपनी पार्टी आ सकती है। वो पॉलिटिकल विल है, पर लोन की वजह से भी सुसाइड रेट्स फार्मर्स के अंदर बढ़ रहे थे। ठीक है, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है वो अलग से ही आती है, जितने भी हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री, इनका रिपोर्टिंग अलग से आता है। ये सिविलियन पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जो मेजर रीजंस रहते हैं, जो एनसीआरबी के पास थोड़ी जाती है उनकी रिपोर्टिंग, तो उनका डेटा इसमें नहीं है इंक्लूडेड। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इवन वहां पे भी सीनियरिटी, वो सारा प्रेशर भी आता है। कई बार छोटे छोटे काम, आपकी पोजीशन उस लेवल की नहीं है पर आपसे छोटे काम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, पर उनका पूरा अलग से चलता है ये, तो वहां की रिपोर्टिंग एनसीआरबी के अंडर नहीं आती है। ठीक है, ड्रग ओवरडोज की डेथ्स, अब ड्रग ओवरडोज की वजह से भी डेथ्स के केसेस सामने आ रहे हैं। ये देख लो, डेथ पहले 650 पे थी, पर इसका पैटर्न अगर नोटिस करेंगे ये बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 978 पे आ चुका है 2024। अब स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा ओवरडोज के डेथ केसेस सामने आए, ये 2024 का है, याद रखिएगा। अभी 26 का 28 में जाके आएगा, तब तक आप क्वालिफाई करके फ्री हो चुके होंगे। तमिलनाडु का 313, पंजाब 106, मध्य प्रदेश 90, राजस्थान 69 एंड मिजोरम 65। वो टेररिज्म का पार्ट है, वो सिक्योरिटी वाले पार्ट में आएगा। ये क्राइम्स आ रहे हैं नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंडर है, मतलब ऐसे क्राइम्स जो कॉग्निजेबल हैं कहीं ना कहीं, उन सबको यहाँ पे इंक्लूड करा गया। सुसाइड बॉम्बर्स वो अलग चला गया, वो डायरेक्शन ही अलग चली गई। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साल में एक ही बार ये पब्लिश होता है, जब उसमें पूरी डिटेलिंग आपको दी होती है एक साल की। तो ये 24 का आया, बाकी मैंने आपको बता दिया। अब 26 का जाके 28 में आएगा, तब तक पेपर क्वालिफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं सच्ची बोलूं, मैंने दूसरी बार पढ़ा दिया ये तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मतलब 23 में भी किया था यही सेम। 23 वाला जो डेटा था वो 25 में आया था। अब आपने एक छोटा सा काम करना है आज, एनसीआरबी के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करके आनी है। कब एस्टेब्लिश करा गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहता है, किस टाइप की रिपोर्टिंग ये कंडक्ट करता है, तो कौन सी एजेंसीज इसके साथ इन्वॉल्व रहती हैं। बस ये थोड़े से फैक्ट्स आपने करके लाने। एंड दूसरा, आप एक और चीज पढ़ के आओगे, वो है, कईयों ने अगर पढ़ा है तो अभी बोलेंगे चेक कोई नहीं करेगा, प्रोजेक्ट फ्रीडम आज ही आया है इसके, वैसे मंडे को अनाउंसमेंट हुई थी, पर आज ज्यादा इसकी डिटेलिंग आ रखी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये आर्टिकल मैं कल खुद करवाऊंगी आपको, पर आपने इसको देख के आना है। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहुत इजी है, ट्रम्प के आसपास घूम रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम। एपिक फ्यूरी क्या था, ऑपरेशन रोरिंग लाइन, इसमें दोनों थे। एपिक फ्यूरी वो ट्रम्प आया उछलता उछलता, नहीं मेरे वाला सेगमेंट एपिक फ्यूरी, वो एपिक फ्यूरी है। ये जो फिर उसके अगेंस्ट ईरान ने फाइट करा, ईरान ने क्या बोला, ट्रू प्रॉमिस 4, 3 वाला 2025 का है, 2026 वाला 4 है, सच्चा वादा जिसको बोला था। वो पहले वाला था, जब पिछले वाले, सुनो अब ये जो इजराइल का यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, यार तुम तो भूल गए। ये देखो यहाँ पे एक 2025 में हुआ और एक बिल्कुल इनिशियल ऑफ 2026 में हुआ। ठीक है, ये आपको याद है। यहाँ पे भी ईरान था, यहाँ पे भी ईरान था, यहाँ पे यूएस था, इजराइल था, यहाँ पे भी यूएस था, इजराइल था। इसको दे लो आज फाइनल टचअप, क्योंकि ऑपरेशन के ऊपर सवाल आते हैं, आप गलत नहीं इसको करेंगे। जब 25 में हुआ तो ईरान ने जब इनके अगेंस्ट फाइट करी तो बोला ट्रू प्रॉमिस 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। चलो ये हो गए ईरान वाले सेगमेंट, ईरान वाले साइड लाइन कर दो। अब यहाँ पे था ना, तब लाइन राइज कर रहा था, राइजिंग लाइन, यहाँ पे आके ये रोर करके, तो जो दोनों का सेगमेंट था वो था रोरिंग लाइन, पर यूएस ने अकेले का जो बोला वो था एपिक फ्यूरी।
अब जब ये एपिक फ्यूरी और रोरिंग लाइन को कंडक्ट करा गया, ये दोनों का आ गया, मतलब मेन जहां पे इजराइल का कंपोनेंट था, यूएस ने बोला मेरे वाले कंपोनेंट को एपिक फ्यूरी बोल देना। ये कलेक्टिव ही चला था, पर यूएस ने बोल दिया मेरे वाले को एपिक फ्यूरी बोलो। अब हुआ क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट किसने लगा दी? ईरान ने। अब ट्रम्प बोल रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि जो कंट्रीज जिनका कुछ लेना देना भी नहीं था इस फाइट में, उनके जो शिप्स हैं, वेसल्स हैं, वो भी फंसे हुए हैं, तो अब मैं लॉन्च करता हूँ प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का उनको यूज करने दिया जाए। उधर से ईरान बोल रहा है मैं करवाता हूँ फ्रीडम। ईरान बोल रहा है कि अथॉरिटी तो मेरी लगेगी, जिसको मैंने अलाउ करना है वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे जाएगा। अटैक हो गया कौन से वाले ऑयल रिफाइनरी के ऊपर? इंपॉर्टेंट वन, यूएई ने अभी ओपेक और ओपेक प्लस से रेजिग्नेशन दिया। फुजायरा पोर्ट भी है ना इनका, और उस दिन मैंने आपसे पूछा भी था इंडिया को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देन यहाँ पे ओमान वाला पार्ट था, यहाँ यूएई का बॉर्डर लग रहा था, ऊपर छोटे से टिप पे ओमान है दोबारा से, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट आ गया। यहीं पे एक पोर्ट आपने पढ़ा था फुजायरा, जैसे ही एब्सटेन किया May 1 अटैक हो गया ऑयल रिफाइनरी फुजायरा के ऊपर। ठीक है, ये क्लियर अब चीजें। तो प्रोजेक्ट फ्रीडम तो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे कल देखूंगी अब पढ़ाना है कि नहीं। कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिनकी शिप्स फंसी हैं, वेसल्स फंसे हैं, जिनका ऑयल फंसा है, जिनकी कोई गलती नहीं, जो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे, उनको फ्री करवाना है। ये ट्रंप ने अनाउंस करा, पर ईरान बोला अथॉरिटी तो मेरी चलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। फिर आपने लारक आइलैंड वगैरह देखे थे, लारक आइलैंड किसका है? ईरान का है। मिलिट्री चेकपोस्ट की तरह एक्ट, या फिर फोर्टिफाइड जो मिलिट्री की वॉल्स बनी होती है उसकी तरह लारक आइलैंड ईरान के लिए एक्ट करता है। ग्रेटर तुम, लेसर तुम, ये भी आपने पढ़े थे, ये भी ईरान का है। वैसे यूएई के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट में थे, पर ईरान अपनी अथॉरिटी वहां पे होल्ड करता है। ठीक है, रह जाएंगे अभी ऑपरेशन याद। अच्छा ठीक है, मिडनाइट हैमर, ये ईरानियन जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसके लिए था ये। ठीक है, हाँ ये वही था, न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज इस्फहान, हाँ उसके लिए था। ये पिछले साल वाला है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जो अटैक करे थे। वेनेजुएला का बताओ, एब्सोल्यूट के आगे एब्सोल्यूट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, मेजोरिटी भी नहीं है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेरी गुड, श्वेता ने बोला यहाँ से एब्सोल्यूट रिजॉल्व, वो वेनेजुएला का था जब उधर के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे वो। चलो ठीक है।